हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में अनुच्छेद 12, 13 और 14 का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास अनुच्छेद 15 से संबंधित है, जिसमें हम 15 का क्लॉज 1, 15 का क्लॉज 2, 3, 4, 5 और 6 का सटीक और मतलब गहनता पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 के तहत वैधानिक समानता हमें मिल चुकी है संविधान के तहत, उसी के तहत अनुच्छेद 15 हमें सामाजिक समानता देगा। सामाजिक समानता मतलब ऐसी समानता जो समाज में असमानता के रूप में व्याप्त है। उस असमानता में महिलाएं भी हैं, कुछ वर्ग हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग है। इनके साथ आज़ादी से पहले हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है। इस दोयम दर्जे को खत्म करने के लिए और समानता स्थापित करने के लिए भारतीय समाज में अनुच्छेद 15 की व्याख्या की गई है। 15 1 और 2 जो कहेगा कि भेद मिटाओ और समानता लाओ, मतलब राज्य और नागरिकों को कुछ ना करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकेगा। जैसे 15 का 2 कहेगा कि आप दुकान, सार्वजनिक स्थल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल्स में आप किसी नागरिक को वहां पर प्रवेश करने के आधार पर उनके पांच आधार पर, जैसे धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इस आधार पर उनके प्रवेश को वर्जित नहीं करेंगे। उसी तरह से 15 का 3 और 4 और 5 और 6 को जब पढ़ेंगे तो एक तरह से मोटा मोटा ही निकल के आएगा कि राज्य द्वारा भेद लाओ और समानता लाओ। यानी राज्य 15, 3, 4, 5 और 6 में कुछ ऐसे प्रावधान करेगा जो भेद क्रिएट करेंगे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में। वो आरक्षण कैसे देंगे, वो विशेष प्रावधान कैसे करेंगे जिससे जो एक निचला तबका है वो मुख्य धारा में आ जाए और समानता एक तरह से स्थापित हो जाए। तो आज हम दो क्राइटेरिया में 15 का अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। 15 का 1 और 2 भेद मिटाओ और समानता लाओ, और 15 का 3 से लेकर 15 से 6 तक भेद लाओ और समानता लाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार। तो आज पहला आर्टिकल देखते हैं, 15 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा? इस भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को। यानी राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ 5 आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये 5 आधार आपको रटे होने चाहिए, चाहे वो पीसीएस का प्री हो, चाहे यूपीएससी का प्री हो। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 में से कौन सा आधार शामिल नहीं है। तो आपको याद होगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के अलावा कोई भी छठा आधार आपको नहीं दिखेगा। तो राज्य इन 5 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, ये जो शब्द लिखा है केवल, यानी राज्य के ऊपर बाध्यता है सिर्फ 5 आधारों पर। इन 5 आधारों के बाद राज्य किसी छठे आधार पर विभेद कर सकता है। क्या लिखा? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, केवल को थोड़ा ध्यान दो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी राज्य इन 5 आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या वो राज्य छठे आधार पर विभेद कर सकता है? तो आपका आंसर हाँ, कर सकता है। कैसे? जैसे आपको फॉर्म भरना है किसका? यूपीएससी का। यूपीएससी का फॉर्म भरने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। और जनरल के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 32 वर्ष। क्या आप 20 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद या 19 वर्ष के हैं, आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते। यानी राज्य ने विभेद किया ना? हाँ किया। विभेद किस आधार पर? आयु के आधार पर। तो राज्य ने इन 5 आधार के अलावा आयु के आधार पर आपके साथ विभेद कर दिया। इसी तरह से दूसरा देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति असम का है या नॉर्थ ईस्ट का है, ऐसे बोलो, और आप हैं यूपी के।
किसी का सिलेक्शन होता है आईपीएस में, तो आईपीएस के लिए हाइट मांगता है 165 सेंटीमीटर। क्या 165 सेंटीमीटर इन नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी है? नहीं, इनके लिए कितना है? 157 सेंटीमीटर। अब ये आधार जो अंतर किया गया है, आप इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट के 15 का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ है। नहीं, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह से है जहां पर लंबे लोग हो ही नहीं रहे, तो क्या उनको आईपीएस नहीं बनने दोगे? दोगे। उसमें क्या किया गया, यानी शारीरिक दक्षता के आधार पर राज्य आपके साथ विभेद कर सकता है। बस राज्य के ऊपर बाध्यता क्या है? इन 5 आधारों पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इनके अलावा राज्य किसी भी आधार पर विभेद कर सकता है। बस शर्त यह है कि वह विभेद कैसा होना चाहिए? वह विभेद युक्ति युक्त होना चाहिए, या कहें तो वह विभेद कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा जो विभेद हो रहा राज्य द्वारा वह युक्ति युक्त हो, फेयर हो, जस्ट हो और नेचुरल जस्टिस के अनुसार हो। यानी हम विभेद देखते समय, यानी राज्य जो विभेद करेगा किसी नागरिक के साथ, वह विभेद कैसा होना चाहिए? पहला, रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, विभेद फेयर होना चाहिए। तीसरा, विभेद जस्ट होना चाहिए। और चौथा, विभेद अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस। अगर इन आधारों पर या इन परिपाटी पर विभेद ठीक है तो विभेद किया जा सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। 15 का 2, इसमें हम 6 क्लॉज पढ़ेंगे। 15 के 6 क्लॉज। पहला देख लिया, 15 का 1 देख लिया, अब 15 का 2। प्रत्येक नागरिक को दुकानों, रेस्टोरेंट्स, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, कॉमा, मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से तथा राज्य की निधि से पूर्णता या अंशता भारित कोई कुआं या स्नानागार या सार्वजनिक महत्व के उपगम, सार्वजनिक उपगमों पर प्रतिषेध पर प्रवेश से प्रतिषेधित नहीं किया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 किसको मना कर रहा है? कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 दोनों के लिए मनाही कर रहा है। राज्य भी ऐसा करने से मना नहीं करेगा और एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। अर्थात देखिए, प्रत्येक नागरिक को दुकानों, जो भी परचून की दुकानें हैं, जो भी पंसारी की दुकानें हैं वहां पर, रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट जो सार्वजनिक महत्व से खोले गए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति आके खाना खा सकता है, पैसे देगा, ऐसे होटल्स, ऐसे सार्वजनिक भोजनालय, ढाबे, मनोरंजन के स्थान जैसे मूवी हॉल या पार्क में प्रवेश करने से तथा
ऐसी कोई चीज जैसे कुआं या स्नानागार जिसमें राज्य के पैसे लगे हैं, ऐसे स्थानों पर कोई राज्य और कोई नागरिक एक दूसरे के नागरिक को प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा। प्रवेश से वर्जित नहीं करेगा। बात समझ में आई? यानी कैसी, अगर हम कहें कि अगर आप मान लीजिए कोई कुआं है, इस कुएं में चाहे वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जिसका धर्म कुछ अलग हो, मूल वंश कुछ हो, जाति अलग हो, कुछ भी हो, आप उस कुएं से, यदि वह कुआं सार्वजनिक महत्व से खोला गया है और उस कुएं में राज्य निधि से पूर्णतः या अंशतः भारित पैसा लगा हुआ है, तो उस कुएं में आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक भारत का पानी भर सकता है, उसका यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहा है ये? राज्य की निधि से। या तो पूरा पैसा राज्य का लगाओ या पैसे का कुछ अंश राज्य का लगाओ। ऐसी स्थितियों में आपको वर्जित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई आपका स्विमिंग पूल है पर्सनल, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर है, यहां पर आप किसी को रोक सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपका परिवार नहाएगा और बाहर के लोग नहीं नहाएंगे। तो अनुच्छेद 15(2) सिर्फ उनकी बात कर रहा है जिनका यूज सार्वजनिक महत्व से हो रहा है, जो पब्लिक यूज के लिए हो रहे हैं। अगर प्राइवेट यूज के लिए कोई स्विमिंग पूल है तो वहां पर वह व्यक्ति जो इसका ऑनर है, वो वहां पे आपको डुबकी लगाने से मना कर सकता है। ठीक है, तो 15(1) राज्य को कुछ मना कर रहा है और 15(2) राज्य के साथ साथ नागरिकों में भी भेदभाव को खत्म कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि 15(1) और 15(2) को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि भेद मिटाओ और समानता लाओ। आजादी से पहले भेदभाव हो रहे थे, वो चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जन्म स्थान के आधार पर हो, तो भेदभाव हो रहा था। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, सबसे पहले इस समानता को स्थापित करने के लिए हमें भेदभाव के ऊपर कुठाराघात करना था। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमने अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 भी पढ़ा, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें एक लाइन में समझाएं तो आपने समझा कि भेद मिटाने की बात की गई है और भेद मिटाकर ही समानता लाई जा सकती है। तो 15(1) राज्य भेद मिटाएगा। कौन से? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करेगा। 15(2) राज्य तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक एक अन्य नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। तो भेद मिटाओ और समानता लाओ। 15 का 3 देखो कि 15(1) के बावजूद भी राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। तो समझो 15(1) क्या कह रहा है? 15(1) कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी किसके आधार पर नहीं करेगा? उनमें से एक क्लॉज निकालो और देखा कि लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर रहा है। यानी अगर भेदभाव करेगा तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन। लेकिन 15(1) में लिखने के बावजूद भी 15(3) में देखो क्या लिखा है कि 15(1) के बावजूद भी राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। यानी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए और बालकों के पालन पोषण के लिए राज्य अलग से विशेष प्रावधान करेगा। यानी वह भेदभाव करेगा। किसके साथ? पुरुषों के साथ। लेकिन वैसा भेदभाव कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजादी से पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके साथ शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक भेदभाव होता आ रहा है।
अगर पूरे इतिहास की बात करें, हमारे भारतीय इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज वर्तमान तक की, तो सिर्फ एक काल देखते हैं जहां पर स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत थी। बाकी एक काल के अलावा हम प्रत्येक काल में देखेंगे तो पुरुष और स्त्रियों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति हमेशा दयनीय बनी रही। वह काल ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन इस काल के बाद कभी भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं हुई। तो हमारा प्रयास क्या है? एज अ नागरिक होने के नाते और राज्य होने के नाते राज्य क्या करेगा? इन दयनीय स्थिति में गुजार कर रही महिलाओं को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। और इस ऊपर उठाने के प्रयास के क्रम में राज्य भेदभाव कर सकता है। यह भेदभाव जो किया जाएगा वो अनुच्छेद आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे स्त्रियों के लिए बात करें तो आपने सुना होगा मातृत्व लाभ योजना। इसके तहत प्रेग्नेंट लेडी को वर्किंग स्टेशन पे काम करने की छुट्टी मिलती है और लगभग 26 सप्ताह तक इनको छुट्टी दी जाती है। तो अब इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं उठाएंगी ना। पुरुष नहीं कह सकते कि मैं भी बाप बन रहा हूं, मुझे भी 26 हफ्तों की छुट्टी दी जाए। गलत होगा। या जो गरीब हैं, जो महिलाएं गरीब हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो उनको लगभग हर माह 100 आयरन की पिल्स मिलती हैं ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे और बच्चा जो पल रहा है उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। इस चीज के लिए क्या पुरुष कहेगा कि भाई हमको भी दो 100 गोलियां? नहीं दो ना यार। इनकी स्थितियां अलग है ना महिलाओं की। क्या पुरुष ये क्लेम कर सकता है कि जो 100 गोलियां उसकी बीवी को मिल रही वही 100 गोलियां मुझको मिले? राज लठिया देगा? नहीं देगा यार। ठीक है। तो ये भेदभाव किया जा सकता है। जैसे मेट्रो में सफर करते हुए, मेट्रो में सफर करते ही क्या लिखा होता है? महिलाओं के लिए सीट आरक्षित। क्या कहीं दिखा है पुरुषों के लिए सीट आरक्षित? नहीं लिखा। आप पार्क में घूमने जाते हैं, पार्क में बच्चों का टिकट हाफ लगता है लेकिन पुरुषों का टिकट फुल लगता है। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की तरह हाफ टिकट हम ही देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा ना मामला। ठीक। तो विवश, अब सॉरी, तो ये जो चीजें हैं, यानी भेदभाव राज्य कर सकेगा, लेकिन वह भेदभाव कैसा होना चाहिए? वह भेदभाव फिर से रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा भेदभाव आपके मूल अधिकार को हनन नहीं करेगा, उनको न्यून नहीं करेगा। तो 15(1) के बावजूद भी अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा ताकि उनकी स्थिति को और ऊंचा उठाया जा सके। ठीक है। चलो अब देखो 15(4). यहां पे थोड़ा सा मामला टिपिकल है। 15(1), 15(2), 15(3) ये मूल संविधान में थे, लेकिन 15(4) मूल संविधान में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसको बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा नेहरू सरकार ने जोड़ा। तो जोड़ने की कोई आवश्यकता हुई होगी ना। ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी कि नेहरू जी को पहला संविधान संशोधन करवाकर 1951 में 15 के क्लॉज में 4 जोड़ना पड़ा। तो पहले 15(4) क्या कह रहा है ये देखते हैं, और फिर उसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से 15(4) जोड़ा गया। ओके, चलो देखो। तो 15(4) देखो पहले क्या है। 15(4) कह रहा है राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों को तथा वर्गों को वर्गों के विकास के लिए
तथा एससी व एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। ये 15/4 में था नहीं, सॉरी, ये मूल संविधान में था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया 1951 इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या लिखा है? राज्य। कौन? राज्य। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों को के विकास के लिए तथा एससी व एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। देखो, ये जोड़ने से पहले क्या स्थिति बनी? भारत आजाद हुआ 1947, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्या ये आजादी जो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, क्या वो बहुत आसानी से मिल गई? नहीं। यानी हमने लगभग 200 साल लड़ाई की और उसके बाद लड़ाई के बाद हमें उस लड़ाई का फल आजादी के रूप में मिला। क्या इस आजादी की लड़ाई में कोई एक पर्टिकुलर वर्ग शामिल हुआ या भारत में स्थित सभी लोगों ने इसमें युद्ध में भाग लिया? तो हाँ, लिया। इनमें से महिलाएं भी हैं जो आजादी की लड़ाई में लड़ी, किसान भी हैं जो लड़े, मजदूर भी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, इसके बाद छात्र भी हैं। छात्र में ओबीसी छात्र भी लड़ रहे हैं, एससी छात्र भी लड़ रहे हैं और एसटी छात्र भी लड़ रहे हैं। जनरल तो लड़ ही रहा है, लेकिन जनरल के अलावा ये महिलाएं भी लड़ रही हैं, ये किसान भी हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, ये मजदूर भी लड़ रहे हैं और छात्रों में ओबीसी एससी एसटी का भी योगदान है। इसके अलावा पिछड़ी जातियां भी अपना योगदान दिखा रही हैं। जब ये लड़ाई लड़ेंगे तो आजाद भारत से इनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी कि भाई हम आजाद होंगे और आजाद होने के बाद जो हमारा पिछले कई सौ सालों से शोषण हो रहा है उस शोषण से हमें आजादी मिलेगी। तो महत्वाकांक्षा है ना। जैसे महिलाओं की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? महिलाओं की महत्वाकांक्षाएं है कि उनको पुरुषों के समानता मिले, पुरुषों की तरह पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए। कौन देगा? आजाद भारत की सरकार, आजाद भारत देगा। या इनके काम को भी गरिमापूर्ण नजरों से देखा जाए, काम को गरिमामयी बनाया जाए। जो घरेलू महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनके काम को गरिमापूर्ण बनाया गया? अभी तक देखा जाए तो नहीं बनाया गया। यानी अच्छा आशाएं तो है ना इनकी। फिर इसी तरह किसानों की कुछ महत्वाकांक्षाएं। किसानों की महत्वाकांक्षा क्या है? कि हमको जमींदारी शोषण से मुक्ति मिलेगी। आजाद भारत में हम भी अपनी जमीन पे खेती करेंगे, अपनी पैदावार करेंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे और अपना पेट पालेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। महत्वाकांक्षा है कि नहीं है? इसी तरह मजदूरों की महत्वाकांक्षा है कि काम के घंटे निर्धारित होंगे, कोल्हू के बैल की तरह काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छा वेतन मिलेगा। आजादी से पहले अंग्रेजों ने दबा के काम करवाया, किनसे? मजदूरों से। लेकिन उस काम के बदले क्या उनको प्रॉपर वेजेस मिले? नहीं मिले। आजाद भारत से इनकी भी तो महत्वाकांक्षाएं होंगी ना कि हम ये काम के घंटे में निर्धारित होंगे और अच्छा वेतन भी मिलेगा। इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी छात्र जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनकी महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी? कि हमें भी शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हमें जाति देखकर शिक्षा के स्थलों में हमें प्रवेश दिलाया जाएगा। नहीं, चाहे आपकी चाहे जो भी जाति हो, आपको प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार एक आजाद भारत में मिलेगा। ये सपने हैं किसके? महिलाएं, किसान, मजदूर, छात्र, पिछड़ी जातियों के। इसी तरह से इनके भी, पिछड़ी जातियों के भी कुछ सपने हैं। जैसे इनको जो सामाजिक गरिमा नहीं मिली थी, जिनको एक इकाई के रूप में, सामाजिक इकाई के रूप में नहीं माना गया, उनको भी, जिनको हाशिए में रखा गया, ये भी चाहेंगे ना कि हम भी मुख्य धारा में आके प्रवेश करें, मुख्य धारा में आकर विकास करें। तो इसी तरह से विभिन्न वर्गों की एक आजाद भारत से विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाएं थी।
इनको प्राप्त करने के लिए सरकार और भारत सरकार और राज्य दोनों आगे आएंगे। इसी के पहल में इनके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान किया गया मद्रास राज्य द्वारा। इसको उठा के देखते, देखो क्या किया गया। बात है 1951, मद्रास। मद्रास राज्य ने एक कानून बनाकर यह घोषणा कर दी कि हम अपने उच्च शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी को विशेष प्रावधान देकर उनको प्रवेश में सुविधा देंगे। क्या करेंगे? जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है जाति के आधार पर, उनके लिए मद्रास राज्य ने एक कानून बनाया जिसमें कहा कि हम ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को तथा एससी तथा एसटी को विशेष प्रावधान के तहत अपनी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उनको मार्ग प्रशस्त कराया जाएगा। यह बात हुई। जैसे ही ये कानून बना, ओबीसी एससी एसटी के अलावा जनरल कैटेगरी ने कहा कि इस कानून से, यानी मद्रास ने जो कानून बनाया, इस कानून से हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यह विधि है, विधि के समक्ष समानता क्या इनको मिली? देखा जाए तो नहीं मिली ना। हालांकि ये जो भेदभाव था ये रीजनेबल था, लेकिन उस समय इस रीजनेबिलिटी को लोग समझ नहीं पाए। तो रीजनेबिलिटी समझ नहीं पाए तो क्या हुआ? ओबीसी एससी एसटी के अलावा जो भी इनको कानून में प्रवेश दिया गया, उसके तहत जनरल वालों ने एक आवाज उठाई और उस आवाज के तहत कहा कि इस कानून से जो मद्रास राज्य द्वारा लागू किया गया है उससे हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहचाना गया चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य इन 1951। चंपकम दोराई राजन एक महिला है, वो जनरल कैटेगरी के संरक्षण में कहां गई? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उन्होंने कहा कि मद्रास राज्य द्वारा निर्मित यह कानून इनको 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 ओबीसी एससी एसटी के लिए तो बेहतर है, लेकिन जनरल के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। महोदय, निवेदन है कि आप इस कानून की समीक्षा करें और अपना निर्णय दें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और निर्णय देते हुए कहा कि मद्रास राज्य द्वारा बनाया गया यह कानून अवैध है तथा यह जनरल वर्ग के लोगों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। यानी मद्रास राज्य द्वारा निर्मित विधि अनुच्छेद 14 के विपरीत है। और अनुच्छेद 13 का आधार बनाते हुए, जिसमें कहा गया है विधियों की परिभाषा, जिसमें विधि भी है, जिसमें नियम भी है, जिसमें कानून भी है, जिसमें उप कानून भी है, ये सभी यदि किसी फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहे हैं तो वह विधि शून्य घोषित हो जाएगी। इसी को आधार बनाते हुए चंपकम दोराई राजन केस में मद्रास राज्य के इस कानून को अवैध घोषित कर दिया गया तथा मद्रास राज्य से कहा गया कि जो आपने आरक्षण दिया है ओबीसी एससी एसटी को, वो वापस लें और एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत सभी का एडमिशन लिया जाए। अब नेहरू है प्रोग्रेसिव सोच के। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि मद्रास राज्य ने जो कानून बनाया है वह कैसा है? अवैध है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रोग्रेसिव सोच के थे। उनको यह समझ में आ गया था कि यदि हमें अन्य पिछड़ा वर्ग या एससी या एसटी के जीवन को विकासमंद बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये विधि अनुच्छेद 13 से बाहर हो जाए। अगर ऐसा राज्य जो मतलब मद्रास ने बनाया, वो हो सकता है कल को यूपी राज्य बनाए या बिहार बनाए या एमपी बनाए, तो ऐसे कोई ना कोई एक वर्ग उठेगा
और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से उस कानून की वैधता की जांच कराकर उसको अवैध घोषित कर देगा। तो क्या फिर ओबीसी एससी एसटी का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नेहरू ने अपनी उदारवादी सोच और प्रोग्रेसिव सोच का इस्तेमाल करते हुए क्या किया कि 15 के 4 में यानी अनुच्छेद 15 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4। और लिख दिया, क्या लिखा कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए तथा एससी व एसटी के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अब सारी दुविधा खत्म कर दी, क्योंकि अब 15(4) में एक नया मूल अधिकार जोड़ दिया गया और मूल अधिकार को लागू करना राज्य के ऊपर बाध्यता है। राज्य बाध्य है, उसे लागू करना ही होगा। और मूल अधिकार लागू करने के बाद अब कोई दूसरा वर्ग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा और ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था से लबरेज कर दिया गया। ओके, तो 15(4) मूल संविधान में नहीं था, उसको जोड़ने के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो, कौन मना करेगा? कौन करेगा? राज्य। किसको? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए। क्या भारत राज्य में सभी नागरिक पिछड़े हैं? नहीं। कौन है? नागरिक के कुछ वर्ग पिछड़े हैं, उनके लिए तथा एससी व एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो पिछड़ेपन का आधार क्या है? याद रखना, पिछड़ेपन का आधार सिर्फ दो। कौन कौन से? सोशल और एजुकेशनल। आपसे कभी पूछा जाए कि पिछड़ेपन का आधार, तो पिछड़ेपन का आधार दो, एक सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक। कौन होंगे? तो सोशल, सामाजिक पिछड़ापन किसको कहेंगे हम? बताओ, सामाजिक पिछड़ापन किसको कहेंगे? अरे आप बताइए। सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन कहेंगे उन लोगों को जिनको समाज में डिग्निटीफुल लाइफ नहीं दी गई है, जिनको समाज में एक सम्मानित इकाई के रूप में नहीं माना गया, जिनको हमेशा दोयम दर्जे से ट्रीट किया गया है। अगर कोई मतलब उच्च कैटेगरी के यहाँ जाओ और वहां देखो खटिया पर कोई बैठने के लिए मना कर रहा है, तो समझ जाना कि वो उसको सम्मानित इकाई के रूप में कभी भी समाज ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सामाजिक रूप से पिछड़ा। इसी तरह शैक्षिक रूप से पिछड़ापन किसको कहेंगे? यानी ऐसे लोगों को जिनको शिक्षा का समान अवसर नहीं मिला है, जिनको प्रवेश के लिए हमेशा बाधित किया गया है, ऐसे लोग जिनको हमेशा शिक्षा से वंचित किया गया है। तो शिक्षा से वंचित किए जाने वाले लोग और सम्मानित इकाई के रूप में स्वीकार ना किए जाने वाले लोगों को हमने क्या माना? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। अब इनके लिए कुछ प्रावधान करोगे ना, तो प्रावधान करने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, जो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 340 के तहत क्या लिखा? राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन। यह पिछड़ा वर्ग समय समय पर बताएगा कि सामाजिक रूप से पिछड़े कौन हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन हैं। और इसी क्रम में पहली बार 1953 में एक आयोग का गठन हुआ, जिसको हम जानते हैं काका कालेलकर आयोग के नाम से।
काका कालेलकर आयोग 1953। भारत की इतिहास में सबसे पहला आयोग जिसका गठन पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए किया गया। कब किया गया? 1953 में। और नेहरू ने कहा कि आप अध्ययन करके बताएं कि भारत में कौन कौन से लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इसने अपनी रिपोर्ट सिफारिशें दी, अध्ययन किया और सिफारिशें देने के बाद कहा कि भारत में लगभग 2799 जातियां पिछड़ी हैं। पहली रिपोर्ट में क्या दिया कि 2799 जातियां क्या हैं? पिछड़ी हैं। दूसरा, भारत में सभी महिलाएं पिछड़ी हैं। यानी इसकी रिपोर्ट जो आई, आयोग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में 2799 जातियां पिछड़ी हैं तथा इन जातियों के अलावा भारत में चाहे वो जिस जाति की महिलाएं हों, चाहे वो जनरल हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी जाति की महिला है, वो सभी महिलाएं क्या हैं? पिछड़ी हैं। आयोग ने रिपोर्ट दी, लेकिन आयोग के सदस्यों के मध्य विवाद, यानी म्यूचुअल कंसर्न की कमी, आयोग के लोगों के मध्य आपसी मतभेद होने के कारण यह आयोग की जो सिफारिशें हैं लागू नहीं हो पाई और मामला चला गया ठंडे बस्ते में। ठीक है, तो पहला आयोग पूछा जाए तो कौन सा? तो आंसर है काका कालेलकर आयोग, जिसका गठन 1953 में किसने किया? जेएल नेहरू ने किया। सॉरी, जेएल नेहरू की सरकार ने किया। गठन तो राष्ट्रपति करेंगे ना। राष्ट्रपति कौन है इस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद जब म्यूचुअल कंसर्न नहीं हो पाया तो आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 20, 25, 30 साल तक मामला शांत रहा। इसके बाद सेकेंड बैकवर्ड कमीशन का स्थापना हुई, जिसको हम जानते हैं बीपी मंडल के नाम से, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। गठन हुआ 1978, जनता पार्टी की सरकार। यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1978, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में। रिपोर्ट में कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहिए और इस 27% में 10% और जोड़कर आधार, जो सामाजिक और शैक्षणिक है, पिछड़ेपन के दो ही आधार है ना, सामाजिक और शैक्षिक, इसमें तीसरा आधार भी जोड़ दो, आर्थिक। यानी आरक्षण कितना? 27 + 10 बराबर 37% आरक्षण किसको? सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को। और पिछड़ेपन के आधार में सामाजिक और शैक्षणिक के अलावा आर्थिक भी जोड़ दो, तो यानी एक कम्युनिटी को कितना आरक्षण? 37%। आप देखें तो 37% ये, 15% एससी का आरक्षण है ऑलरेडी और 7.5% एसटी का आरक्षण है। कितना हो गया? क्या ये 50% से ऊपर चला गया? चला गया, मामला खत्म, इसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा गांधी जी आ गई, इंदिरा गांधी 1980। 4 साल बाद ये रही, लेकिन उन्होंने, इनके समय में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं लागू हुआ। गांधी जी की डेथ हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी आए, इन्होंने भी इस आयोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीपी सिंह। वीपी सिंह ने इस आरक्षण आदेश को, या कहें कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को, बैकवर्ड कमीशन को लागू करवा दिया 1990। और जैसे ही लागू कराया, भारतीय गलियारे में भयानक तरीके से आंदोलन हो गया। इस आंदोलन में कई जनरल बच्चों ने अपने आप को आत्मदाह करा दिया, जहर खा लिए, फांसी पर लटक गए और एक आंदोलन काफी व्यापक हो गया और काफी हिंसात्मक हो गया। इस हिंसा को रोकने के लिए
फिर थोड़े दिन के लिए इस सेकेंड बैकवर्ड कमीशन को रोका गया। और वीपी सिंह के बाद नरसिंह राव सरकार आई, और नरसिंह राव की सरकार ने इस आरक्षण आदेश को फिर संशोधन किया, और संशोधन के बाद कुछ बातें लिखी, जैसे और जैसे ही ये 1990 में लागू हुआ, इस आरक्षण आदेश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को चैलेंज कर दिया, और यही मामला कहलाया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आरक्षण के मामले में सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ, सबसे बड़ा निर्णय, इसकी सुनवाई 9 न्यायाधीशों ने की थी। इसका नाम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो देखो क्या है। पहला, कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इन्होंने एक कैप लगा दिया, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं लागू होगा। दूसरा, इन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर, और कहा कि आरक्षण सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को दिया जाएगा, क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, कि आरक्षण केवल शुरुआती नौकरियों में ही दिया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी इंदिरा साहनी ने मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निम्न मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जो आज तक लागू हैं। हालांकि इस बात को खत्म कर दिया गया है। पहला, कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसमें कहा गया क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा, कि आरक्षण केवल शुरुआती नौकरी में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं। हालांकि बाद में सरकार ने इसको संशोधन किया और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। यानी आज अगर बात करें तो 95 के बाद आरक्षण प्रमोशन में भी लागू कर दिया गया है। कब? इन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। 1995 के बाद अब प्रमोशन में भी आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करते हैं कि किसको हम क्रीमी लेयर मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या करते हुए बताया कि क्रीमी लेयर में कौन लोग शामिल होंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, अगर किसी को संवैधानिक पद मिला है फिर उसके बच्चों को ओबीसी के तहत आरक्षण सुविधा नहीं दी जाएगी। दूसरा, केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप ए और ग्रुप बी में बैठने वाले व्यक्ति, इसी तरह से राज्य सरकार के अधीन
ग्रुप ए और ग्रुप बी के व्यक्ति। इसी तरह से कर्नल रैंक से ऊपर किसी भी सेना में बैठने वाला व्यक्ति। इसी बात एक और था कि यदि उस समय 1991 जिसकी 1 लाख रुपए वार्षिक आय होगी परिवार की, उसको क्रीमी लेयर माना जाएगा, यानी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या सीमा निर्धारित की? 1 लाख रुपए वार्षिक आय। इसको बार बार चेंज किया गया समय समय पर। आज वर्तमान की स्थिति देखें तो इसमें पहला चेंजमेंट किया गया 2004 में, और 2004 में 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2.5 लाख रुपए। फिर इसी में चेंज किया गया 2008 में, इस 2.5 लाख को बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। फिर 2013 में इस 4 लाख को बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया, और 2017 में 6 लाख को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। तो वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो जिन ओबीसी व्यक्तियों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, उनको क्या माना जाएगा? क्रीमी लेयर। ठीक है। तो 15/4 में क्या हुआ? यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के किन्हीं लोगों को और एससी एसटी को विशेष प्रावधान दे दिया गया। यह मूल संविधान में नहीं था। इसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया और आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। यानी इंदिरा साहनी का केस आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका 15 का सब सेक्शन 5, ये किसकी बात कर रहा है? यह भी मूल संविधान में नहीं था। यह भी मूल संविधान में नहीं था। इसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में जोड़ा गया। देखो ये क्या कह रहा है? 15/4 में कह रहा है कि आपको, यानी राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों को तथा एससी एसटी को विशेष प्रावधान देगा। कहां देगा? कौन देगा? राज्य देगा। यानी 15/4 किसकी बात कर रहा है? सिर्फ सरकारी शैक्षिक संस्थानों की। लेकिन प्राइवेट के लिए यह बात नहीं लागू हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल ने आरक्षण देने से मना किया, और उसको प्राइवेट स्कूल में आरक्षण लागू करने के लिए 93वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया एक नया क्लॉज 15 का सेक्शन 5। इसमें कहा गया कि नागरिकों को उच्च निजी व्यावसायिक संस्थानों में, संस्थानों मतलब शैक्षिक संस्थानों में, उच्च निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में कौन से नागरिक? ऐसे नागरिक जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, किन्हीं वर्गों के लिए, तथा एससी व एसटी के लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था लागू करवाएगा। मतलब 15/5 कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिसने अपने अपने व्यवसाय के लिए क्या खोला है? उच्च उच्च निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान, यानी कोई एमबीए का कॉलेज या एमबीबीएस के लिए कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज जिसका उद्देश्य क्या है? प्राइवेट है तो प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होगा। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत 15/5 जोड़ने के बाद आपको प्रॉफिट कमाने के अलावा क्या करना है? कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को तथा एससी एसटी को भी अपने इस कॉलेज में प्रवेश
देना होगा। अगर ऐसा प्राइवेट व्यक्ति इस 50% की कैप को नहीं लागू कर रहा है तो उसके खिलाफ 15(5) का उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाएगा कि आपने गलत किया, आप इसको एडमिशन दें। समझ में आई बात? चलो, ये 15(5). 15(6) 2 मिनट का है। ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में जोड़ा गया और कहा गया कि ओबीसी, एससी व एसटी के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, पिछड़े नागरिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अब ये किसकी बात कर रहा है? 15(1) राज्य कह रहा है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करोगे। दूसरा, राज्यों के शासन नागरिकों को मना कर रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर, कुओं में, स्नानागारों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट में आप किसी को प्रवेश करने से वर्जित नहीं करेंगे। 15(3) कह रहा है कि इन सबके बावजूद भी स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकेगा। 15(4) कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग नागरिकों के किन्हीं वर्गों को तथा एससी एसटी को विकास करने के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। 15(5) कह रहा है कि राज्य के अलावा उच्च निजी व्यावसायिक संस्थानों में भी राज्य एससी एसटी ओबीसी को विशेष प्रावधान के तहत, उनको आरक्षण के तहत उनको प्रवेश दिला देगा। और 15(6) कह रहा है कि ओबीसी, एससी एसटी के अलावा बचा कौन? तो हम कह सकते हैं जनरल। इन जनरल को आर्थिक रूप से जिनके पास इकोनॉमिकल स्थिति ठीक नहीं है, उनको विशेष शैक्षिक संस्थानों में कितने का आरक्षण? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट और रुको कि ये आर्थिक रूप से पिछड़ापन किसको कहेंगे? तो इनको आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं माना जाएगा जिनके पास 8 लाख रुपए की वार्षिक आय हो रही है। ऐसे जनरल लोगों को जिनके घर में 8 लाख रुपए सालाना आ रहा है, उनको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जिसके पास गांव में 5 एकड़ भूमि है कृषि योग्य, उनको इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। उसके अलावा शहरी अधिसूचित क्षेत्र में यदि एक फ्लैट है तो भी वो व्यक्ति इसके दायरे के बाहर रहेगा। और लास्ट, गैर शहरी अधिसूचित क्षेत्र में जिसके पास 209 वर्ग गज का प्लॉट है, उसको भी इस श्रेणी के बाहर रखा जाएगा। तो ये था पूरा अनुच्छेद 15, 15(1) से लेकर 15(6) तक, जिसमें 15(1) और 2 भेद मिटाओ और समानता लाओ की बात कर रहा है, और 15(3), 4, 5, 6 राज्य द्वारा भेद लाया गया है ना, भेदभाव किया जा रहा है। देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि राज्य ने भेदभाव किया किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनके लिए भेदभाव किया और समानता लाने के प्रयास किया। तो 15(1) और 2 भेद मिटाओ, समानता लाओ। 15(3), 4, 5, 6 भेद लाओ, समानता लाओ। ओके, ये है 15 का पूरा क्लॉज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 16 के साथ। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।